गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हम आपका फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है। और बात करें अगर पिछली क्लास की, तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि कैसे जो है वो पूर्णांकों को जोड़ा और घटाया जाता है। उसका एक क्वेश्चन रहता है पोल सेक्शन में करने के लिए। ठीक है। तो उससे पहले एक क्वेश्चन, मुझे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद पोल का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, 120 प्लस, एक मिनट, 120 जमा -10 माइनस 100। चलो इसको सॉल्व करो और मुझे चैट बॉक्स में बताओ। ठीक है। नोटबुक अभी मैं शायद ना दे पाऊं, उतना समय शायद ना हो, पर चलो देखूंगी मैं चैट बॉक्स में। अगर आंसर आते हैं फिर शायद मैं नोटबुक भी दिखाने के लिए कह दूं। तो नोटबुक में सॉल्व सभी करे रखना। मैं नोटबुक दिखाने के लिए कह भी सकती हूँ, नहीं भी कह सकती हूँ। ठीक है। लेकिन नोटबुक पे सॉल्व करना सभी ने है। गुड इवनिंग बच्चों। अपना नाम चैट बॉक्स में लिखते जाओ जिन्होंने अभी अभी क्लास को ज्वाइन किया है, और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है। क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। 120 प्लस माइनस 10 माइनस माइनस 100। ठीक है। आप कह रहे हैं 210 और साइन आपने कुछ नहीं लगाया है, तो इसका मतलब जमा का होगा, है ना? ठीक है। तो अभी नोटबुक दिखा दो सुधा, कैमरा ऑन करके। ठीक है। काजल कुमारी जी के नाम से जो है आपकी मैं नोटबुक देख रही हूँ। आपका शायद कैमरा ऑफ हो गया है बेटा। दीपिका, आपका मैं देख रही हूँ। ठीक है। पूजा सिंह जी के नाम से जो है आपका मैं देख रही हूँ। ठीक है। और पिंकी, आपका मैं देख रही हूँ। ठीक है। हाँ, कैमरा ऑफ कर दो अभी। और कोई जब नोटबुक दिखाना चाहते हो? चंद्र प्रभा, आपका मैं देख रही हूँ पर कैमरा ऑफ है। लक्ष्मी, आपका मैं देख रही हूँ। चंद्रप्रभा, आपका ठीक है। लक्ष्मी, आपका थोड़ा सा ब्लर नजर आ रहा है, थोड़ा समय लगेगा शायद फोकस होने में। नेहा, आपका भी ठीक है। बैक कैमरा देखो, ऊपर स्पीकर बना होगा, है ना? उस स्पीकर के साथ में कैसे गोला सा होगा, उस पर क्लिक करो तो बैक कैमरा ऑन हो जाएगा। हाँ नेहा, आपने दिखा दिया, आपका ठीक था। ठीक है। तो चलिए, अभी कोई है जो अपनी नोटबुक दिखाना चाहते हैं, या मैं क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर दूं? ठीक है। हिमानी, हिमांशी, ओके, करेक्ट है। चलो अभी करते हैं इसको सॉल्व और देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना था। सबसे पहले मैंने कहा कि जहां पे भी आपको बच्चों दो चिन्ह एक साथ दिखते हैं, उनको आपने दो नहीं रखना है, उनका हमने एक साइन बनाना होता है। ठीक है। उनका हमने क्या करना है? एक चिन्ह बनाना है। तो पहले 120 का 120 ऐसे का ऐसा लिख दो, है ना? और उसके बाद मैंने देखा कि जमा और माइनस दोनों चिन्ह एक साथ आ चुके हैं, तो इसका हम एक साइन बना लेते हैं, प्लस माइनस माइनस माइनस। ठीक है। 10 ऐसे का ऐसा ही रहेगा। आगे फिर से जो है वो दो साइन एक साथ आ गए, माइनस माइनस प्लस प्लस, और आ गया यहाँ पर 100। ठीक है। अब जब हमने इसके साइन चेंज करके इसको इस फॉर्मेट में लिख दिया है, तो अब हम भूल जाएंगे कि हमारा सवाल कैसा था। ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को अब नहीं देखना है, इसको बिल्कुल भूल जाना। अब आपके लिए सवाल कौन सा है? तो ये आपके लिए आपका सवाल है, इसके मुताबिक ही आपने अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पर 120 में से 10 को घटाना है, तो 120 में से 10 घटा दिया तो 110 आ गया। चिन्ह यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगा। क्यों? जमा का निशान इसलिए क्योंकि 120 बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या के पास जो चिन्ह होता है उत्तर में भी वही साइन आता है। ठीक है। और 110 में आगे हमने 100 जोड़ना था, तो ये हमारे पास आ जाएगा 210। ठीक है।
चलिए, तो ये हमारे पास आंसर जो है वो आ चुका है, जो कि आप सभी का बिल्कुल करेक्ट था। और इसमें साइन की बात करें तो प्लस ही आएगा, क्योंकि 110 बड़ा है, इसके पास प्लस का साइन है, तो आंसर में भी प्लस का साइन ही आएगा। ठीक है, तो अभी हम कर लेते हैं क्वेश्चन पोल सेक्शन में, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो पिछली क्लास का है, इसलिए इसको ज्यादा डीपली हम नहीं अभी सीख रहे हैं, क्योंकि पिछली क्लास में और उससे पिछली क्लास में भी हमने इसको काफी अच्छे से सीख रखा था। तो चलिए, अभी के लिए बच्चों चैट हो चुकी है ऑफ, बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। सवाल आप सभी के सामने कुछ इस तरह का है, ध्यान से इसको कीजिएगा, चिन्हों को गलत मत करना। ठीक है, 110 जमा माइनस का 100, ठीक है, और उसके बाद जमा, सॉरी जमा नहीं, माइनस प्लस 40। अच्छे से बच्चों इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद देखिए आपका आंसर क्या आ रहा है, उस आंसर का साइन क्या आना चाहिए, और वो आंसर किस ऑप्शन में है। अगर आपको सब कुछ पता लग गया है, आपने पूरा सॉल्व कर लिया, तो जाओ और पोल सेक्शन में अपना आंसर दे दो। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। बहुत से बच्चे अपना आंसर दे रहे हैं, थोड़े थोड़े से कंफ्यूज भी हैं, तो आराम से करो, देखो बिल्कुल रिलैक्स होके, बहुत टाइम है। टाइम की कोई वो मत सोचना कि टाइम कम मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आराम से सोच समझ के आंसर दीजिए, जल्दबाजी में गलत मत करो। ठीक है, जल्दबाजी में गलत मत करो, पूरे अच्छे से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। जो जो रूल्स हमने सीखे हैं उन सभी को अपने दिमाग में रखो, फिर क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, जहां जहां पे भी दो चिन्ह एक साथ दिखते हैं उनको बदल करके एक चिन्ह में आपको लिखना पड़ता है। फिर इस क्वेश्चन को मत देखना, ये जो क्वेश्चन लिखा है ना, फिर इसको मत देखना। जो आपने चिन्ह बदल के क्वेश्चन बनाया उसके हिसाब से ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 17 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, क्लास में हमारे पास 31 बच्चे हैं। धीरे धीरे सभी आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। वही चीज, जल्दबाजी में गलत मत करो, आराम से सोच समझ के करो। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चे कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। 22 बच्चों ने आंसर दे दिया है, बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। ठीक है, ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे सभी कर रहे हैं। 26 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, और क्लास में हमारे पास 31 बच्चे हैं, मतलब कि 5 स्टूडेंट्स अभी भी रहते हैं जिनमें से एक स्टूडेंट के पास पोल का ऑप्शन नहीं आता है, मतलब 4 बच्चे अभी ऐसे हैं जिन्होंने पोल में आंसर नहीं दिया है। वेरी गुड, 28 बच्चों ने आंसर दे दिया, शाबाश बच्चों। तो चलिए अभी करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट। उससे पहले मुझे बता दो, क्या कोई स्टूडेंट है जिनको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और टाइम चाहिए? अगर कोई है तो माइक ऑन करके यस बोलेंगे, अगर कोई नहीं है तो कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। रंजन, आपको थोड़ा सा और समय चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए? यस मैम। ओके, ठीक है, ठीक है, तो सॉल्व कर लो, और अपना आंसर देने के बाद बता देना, है ना, बता देना कि हो गया। चलो, अगर और भी कोई है जिनको इसके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टाइम चाहिए था तो सॉल्व कर लो। ठीक है, थोड़ा सा भी हम और इंतजार करेंगे। 8:45 के बाद हम 10 सेकंड की गिनती शुरू कर लेंगे। 8:45 तक आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। 8:43 हो चुके हैं, 8:43 हो चुके हैं। ठीक है, 2 मिनट का समय है आप सभी के पास। ठीक है,
अगर आपका हो जाएगा कंचन तो आप बता देना, ठीक है। अगर 45 से पहले पहले हो जाता है ना तो एक बार बता देना। मैम क्या बताना है? जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इसको सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में आंसर देना है। अगर आपको नहीं पता पोल सेक्शन कहाँ है तो आप पूछ सकते हो। मैम वो तो पता है, क्वेश्चन का आंसर तो हो गया। हो गया, ठीक है। तो उस ऑप्शन पे अगर आपने आंसर दे दिया है तो ठीक है। नहीं, एक कंचन नाम से है ना स्टूडेंट, उनको मैंने कहा। आपका नाम भी कंचन है क्या? नो मैम। अच्छा, ओके ओके। मैम मैंने पोल कर में दिया। आंसर दे दिया, ठीक है। चलो अभी करते हैं वे 10 सेकेंड्स का और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए बच्चों पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप देख सकते हो। 30 बच्चों ने आंसर दिया, उसमें से 19 बच्चों ने कहा कि ऑप्शन नंबर बी सही है और 11 बच्चों ने अलग अलग ऑप्शन को अपना आंसर माना है। तो चलिए अभी देखते हैं कितने बच्चों का क्लियर है और कितने बच्चों का सही, कितने बच्चों का गलत, है ना। सबसे पहले हमने देखा कि 110 को तो 110 ही लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे जमा का निशान है, यहाँ पे माइनस का निशान है, दोनों ही एक साथ है। प्लस माइनस मतलब इसको हमें दो चिन्ह है ना, दो को एक में बदलना पड़ेगा, तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है। माइनस और यहाँ पे 100 को ऐसे का ऐसा लिख दिया। आगे भी दो साइन आ गए थे। अब बताओ प्लस माइनस माइनस माइनस, यहाँ भी माइनस आ जाएगा। मैम हाँ, माइनस प्लस, माइनस। प्लस माइनस एक ही चीज होता है, ठीक है। सेम होता है, मतलब आगे पीछे बोल सकते हो। 40 आ गया। अब इस क्वेश्चन को नहीं देखना है, ये जो भी था इसको मत देखो। अब ये जो आपके लिए बन के आया इसके हिसाब से ही आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। सबसे पहले मैंने देखा कि 110 में से 100 को माइनस करना था, तो 110 में से 100 माइनस करेंगे तो हमारे पास 10 बचेगा, और 10 बच रहा है। इसके पास जो साइन आएगा वो जमा का आएगा। क्यों? क्योंकि 100 और 110 में 110 बड़ा है और इसके पास जमा का निशान है, तो 10 के पास भी जमा का चिन्ह ही रहेगा। अब उसको लिखना है लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो, सिंपल है ना। और माइनस के 40 को ऐसे का ऐसा ऊपर से नीचे उतारा। अब बताओ 10 और 40 को मैं क्या करूं, प्लस करूं या घटा दूं, जमा करूं या घटा दूं? मैम माइनस दो। मैम होगा ये, घटा दो। घटाना है, प्लस ठीक है। क्यों माइनस घटाना है? माइनस होता। प्लस माइनस माइनस होता है, सिंपल। तो हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। घटाने पर हमें पता है 40 में से 10 गए तो 30 आता है। अब 30 के पास माइनस कौन का। सा साइन आएगा? माइनस का। क्यों मैम माइनस क्यों क्यों क्यों? क्योंकि हाँ, कि बड़ी 10 रकम और का 40 चिन्ह में आता है। 40 बड़ा है, 40 का साइन माइनस का है, तो उत्तर में भी माइनस का साइन ही आएगा। इसलिए -30 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर, ठीक है। तो अभी मैं अगर पोल का रिजल्ट देखूं, पोल में अगर मैं देखूं तो 7 बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए पे टिक किया था, तो आपका आंसर तो सही है, आंसर तो 30 ही आ रहा है, लेकिन जो साइन है बच्चों वो आपका गड़बड़ था। अगर साइन आप ठीक करते तो फिर आपका उत्तर भी बिल्कुल करेक्ट होता, ठीक है। सॉरी, चलो अभी बताओ इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? आगे बढ़े? नो मैम। नो मैम। यस मैम। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ये थे हमारे पूर्णांकों के जोड़ और घटाव के कुछ क्वेश्चंस। अब हम आज जो टॉपिक शुरू करेंगे वो है इवन, ऑड, प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर का, मतलब सम, विषम, अभाज्य और भाज्य संख्याओं का। लेकिन उससे पहले मेरा आप सभी के लिए एक सवाल है। अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट का इंग्लिश मीडियम है तो वो बच्चे क्या करेंगे, अपना नाम और अपना SRN नंबर जो है वो चैट बॉक्स में लिखेंगे, क्योंकि बच्चों ये हिंदी मीडियम की क्लास है, इंग्लिश मीडियम की क्लास जो है वो कोई और लेते हैं, वो किसी और टाइम पे चलती है। तो अगर आपका मीडियम इंग्लिश है तो अपना नाम और SRN मुझे बता दो, फिर क्या होगा, आपको इंग्लिश मीडियम के बैच में जो है वो शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। किसी का है क्या इंग्लिश मीडियम, बताओ जरा। यस मैम। हाँ, तो बेटा आप अपना नाम और SRN नंबर चैट में लिख लो। ओके मैम। और किसी का है क्या? एक ही स्टूडेंट ने अभी कहा है, बाकी किसी का भी अगर है तो फिर सेम चीज करो, अपना नाम और SRN नंबर कहाँ लिख दो,
चैट में। अभी तो मैं आपको दोनों मीडियम में पढ़ा दूंगी, इंग्लिश और हिंदी में, बट प्योर इंग्लिश में अगर पढ़ना है तो आपको क्या करना है, आपको दूसरे बैच में शिफ्ट करेंगे। हाँ, जिनका नहीं है वो कुछ मत लिखो, जिनका है सिर्फ वही लिखेंगे। दीपिका, ओके, ठीक है, तो आपका नाम मैंने नोट कर लिया है। अभी बढ़ते हैं आगे। अब हम पढ़ेंगे इवन और ऑड नंबर्स के बारे में, मतलब कि सम और विषम संख्याओं के बारे में। सबसे पहले अगर देखा जाए तो सम और विषम संख्या यहाँ पढ़ते हैं अलग से। बताओ, आप बताओ मुझे, आप क्या समझते हो सम संख्या से? सम मतलब कि इवन नंबर्स, इवन। मैम जो 0, 2, 4, 6, 8 से भाग हो जाए। थोड़ा सा आधा सही आधा गलत। जो 2 से भाग हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। हाँ, जो 2 से भाग हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। और विषम संख्या की बात करें तो विषम संख्या क्या होती है? और 2 से भाग ऑड नहीं नंबर्स होते। क्या होते हैं? जो 2 से भाग नहीं होते, 2 से डिविजिबल नहीं होते। तो मतलब कि इवन और ऑड अगर बताना है, सम और विषम संख्या अगर बतानी है, तो सेंटर में जो केंद्र होगा वो केंद्र कौन होगा? वो 2 होगा। कौन होगा? 2। कि अगर 2 से भाग हो रही है तो इवन हो जाएगी, सम संख्या हो जाएगी। अगर 2 से भाग नहीं हो रही तो विषम संख्या हो जाएगी, ऑड नंबर हो जाएगी। किस क्या है केंद्र? तो केंद्र हमारा 2 है। ठीक है, ध्यान रखो, क्योंकि फिर पता क्या होता है, आप भाज्य अभाज्य में भी ऐसा करने लगते हो। तो भाज्य अभाज्य में ऐसा नहीं होता, सिर्फ सम और विषम संख्या में ही 2 से देखा जाता है। ठीक है, कि जो 2 से भाग होगा वो सम संख्या, इवन नंबर, और जो 2 से भाग नहीं होगा वो विषम संख्या, ऑड नंबर। ठीक है, तो अगर मैं सम संख्या लिखूं तो बताओ क्या क्या होंगी? एक तो मैंने बता दिया 2, बाकी आप बताओ आगे इसके। 2, 4, 6, 8। बस इतनी ही? मैम 0 भी होती है ना इवन हाँ, नंबर? उसके बारे में लास्ट में बात करेंगे, अभी आप इसके आगे की बता दो। 8 के बाद 10, 12, 14, 16। ठीक है, और कहां तक जाएगी ये? बताओ कहां तक जाएगी? 16 पे खत्म हो जाएगी, 16 के बाद 18 आ जाएगा, उसके बाद कहां तक? बताओ बताओ। इन्फिनिट। इन्फिनिटी, अनंत तक। ठीक है, इन्फिनिटी तक ये जो है वो चलती चली जाएगी। अब बात करें विषम संख्या की, तो वो कौन कौन सी है? 3, 1, 3, 5, 7, 7, 9, 11, 13, 15, और ये कहां तक जाएगी? तो ये भी इन्फिनिटी तक जाएगी। अब बात करते हैं जीरो की। जो हमने परिभाषा सीखी, परिभाषा ने तो कहा कि जो संख्या 0 से भाग, सॉरी, जो संख्या 2 से भाग होती है उसको हम सम संख्या कहते हैं, और जो संख्या 2 से भाग नहीं होती उसको हम विषम कहते हैं। तो मुझे बताओ, क्या 0 को आप 2 से भाग दे सकते हो? हाँ या ना? नो मैम। नो मैम। नो मैम। नो मैम। अच्छा, आप कह रहे हैं कि हम 0 को 2 से भाग नहीं दे सकते, इसका मतलब 0 2 के पहाड़े में नहीं आता है, ऐसा कह रहे हो? ठीक है, अब अगर मैं आपको बोलूं कि 2 की गुणा 0 में करो, 2 के बारे में आता है। आता है। देखो, हमने पढ़ा तो था, जब हमने भाग किया था, भाग करना सीखा था, हमने पढ़ा तो था कि 0 तो हर संख्या के पहाड़े में आता है। तो 0 जो है वो 2 के भी पहाड़े में आ रहा है। तो इसका मतलब कि 0 क्या हो सकता है? 2 से भाग हो सकता है। तो इसका जवाब होगा हाँ। क्या होगा? हाँ। जिन बच्चों ने लिखा है नहीं तो थोड़ा सा गलत है बच्चों। 0 भी 2 से भाग होता है। इनफैक्ट 0 तो सभी से भाग होता है। आप किसी भी संख्या से 0 को भाग दे सकते हो। 0 से भाग नहीं दे सकते वो अलग बात है, लेकिन 0 को सभी से भाग दे सकते हैं। अभी सभी को समझ आया? बताओ, कोई डाउट है तो पूछो। नो मैम। ठीक है, 0 को आप 2 से भाग देंगे तो उत्तर में 0 ही आएगा। ठीक है, तो यहां से हमने जब इस सवाल को पूछा, जब हमने क्वेश्चन पूछा कि क्या 0 2 से भाग होता है, तो हमारा जवाब आया कि हाँ होता है। तो अगर जवाब हाँ है तो इसका मतलब 0 कैसी संख्या है?
इवन है या ऑड है, सम है या विषम है? तब सम, इवन है, ठीक है, क्योंकि जितनी भी संख्याएं दो से भाग हो रही है वो सभी हमने यहाँ लिखी है। जीरो भी दो से भाग होता है तो जीरो भी क्या होगा, इवन नंबर होगा, सम संख्या होगी। किस किस को ये पॉइंट समझ आया वो वाई टाइप करेंगे, डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि ये जरूरी है, कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं पे भी कंफ्यूजन होती है पूछ लिया करो। ठीक है, मैं एक बार फिर भी रिपीट कर देती हूं। हमने कहा कि जो संख्याएं दो से भाग होती हैं वो होते हैं हमारे इवन नंबर्स या फिर सम संख्याएं, ठीक है, और जो संख्याएं दो से भाग नहीं होती हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं ऑड नंबर्स, और हिंदी में कहें तो विषम संख्याएं। तो हमने देखा कि इस हिसाब से कुछ संख्याएं इवन हो गई, कुछ संख्याएं सम हो गई, कुछ संख्याएं विषम हो गई, लेकिन जीरो रह गया, ठीक है, जीरो जो है वो रह गया। तो हमने देखा कि क्या जीरो दो से भाग हो सकता है? तो हमने जब ये सवाल पूछा तो हमारे पास उत्तर आया हाँ हो सकता है। तो अगर जीरो दो से भाग हो रहा है तो वो भी किस में चला जाएगा, इवन नंबर में चला जाएगा, सम संख्या में चला जाएगा, ठीक है। अब ये तो थी चलो सम और विषम की कैटेगरी, कैसे कैसे किस किस कैटेगरी में या किस किस वर्ग में ये जाते हैं। जो भाग होगा वो सम, जो भाग नहीं होगा वो विषम। अब अगर मैं आपको बोलूं कि 25 क्या है, 25 सम संख्या है या विषम संख्या है, ये दो से भाग होगी या नहीं होगी? विषम, ठीक है। अब छोटी संख्या का तो आपने पता लगा लिया। अब अगर मैं आपको कोई बड़ी संख्या दे दूं, मैं लिख दूं 1 0 8 0 5 6 9, अब इसका पता करो ये दो से भाग होगी या नहीं, तो आप बोलोगे ये तो बहुत बड़ी संख्या है, इसको तो हमें भाग दे के पता करना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए क्या होता है, कोई संख्या सम संख्या है या नहीं है, इसको पहचानने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है, एक छोटा सा तरीका है। संजय बेटा हम ये विषम फिर से बोलो। संख्या है। विषम है, ठीक है, ये विषम संख्या है, लेकिन क्यों है वही हम जानेंगे, ठीक है। तो इसको क्योंकि जानने के लिए, विषम संख्या है। हाँ ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। इसको जानने के लिए कि कैसे पता लगता है कि कोई संख्या सम है या विषम है बिना उसको भाग दिए, बस देखना है, आपको देख के पता लग जाएगा कि सम है कि विषम है, ठीक है। तो चलिए इस शॉर्टकट को भी अपनी कॉपी पे फटाफट से नोट डाउन करेंगे। सम संख्या को पहचानने के लिए एक ट्रिक होती है, वो ये होती है कि जो संख्याएं लिख लो इसको अपनी नोटबुक पे, 0 2 4 6 8 पर खत्म होती हैं, वो दो से भाग होती हैं, ठीक है, खत्म होती हैं, वे संख्याएं दो से भाग हो जाती हैं या हो सकती हैं, ठीक है। और अगर वो दो से भाग हो रही है तो वो कैसी संख्या होगी, वो सम संख्या होगी। चलो किस किस को समझ आया बताओ, समझ आ गया जो मैंने लिखा? जो संख्याएं 0 2 4 6 8 पे खत्म होती हैं वे संख्याएं दो से भाग होती हैं। तो अब जो भी आपको कभी संख्या देगा तो आपने क्या करना है, आपने बस देखना है कि वो संख्या किस पर खत्म हो रही है। जैसे कि मैंने लिखा है 52 52, तो आपने देखा कि 52 के अंत में तो दो है, जिसके अंत में क्या क्या हो, 0 2 4 6 8 हो, वो सभी दो से भाग हो जाती हैं। तो इसका मतलब 52 भी क्या हो जाएगा, दो से भाग हो जाएगा। और दो से अगर ये भाग हो रहा है तो ये क्या होगा, ये हमारे लिए सम संख्या होगी, ठीक है। तो बस ऐसे आपने इनको पहचानना है। अगर मैं आपसे पूछूं 9 9 9 9 0, ये कैसी संख्या है? सम संख्या। क्यों? इसके पीछे जीरो है। ये जीरो पे खत्म हो रही है। मैं आपको पूछूं 8 8 8 7 5 सम है या विषम है? विषम है, ऑड नंबर है, ठीक है, ऑड है, क्योंकि ये किस पे खत्म हो रही है, 5 पे खत्म हो रही है, इनमें से किसी पे खत्म नहीं हो रही, तो हम कहेंगे ये कैसी है, विषम है। तो बस ये था थोड़ा थोड़ा सम और विषम की संख्या के बारे में और उनको कैसे पहचानना है उसके बारे में। यहां तक अगर आपको पूरा बच्चों क्लियर हो चुका है तो आप वाई टाइप कर सकते हो, कोई डाउट है छोटा मोटा तो पूछ सकते हो। यस मैम।
चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखो सम और विषम को ध्यान से देख लेना, क्योंकि सम और विषम को भाज्य और अभाज्य से नहीं जोड़ना है, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। ठीक है, चलिए तो ये हमने पढ़ लिया यहाँ पे कि सम संख्याएं वो होंगी, इवन नंबर्स वो होंगे जो 2 से डिविजिबल होंगे, और ऑड नंबर्स वो होंगे, विषम संख्याएं वो होंगी जो 2 से भाग नहीं होंगी। ठीक है, ये हमारी होती है सम संख्याएं और ये हमारी होती है विषम संख्याएं। अब आपसे कुछ सवाल है मेरे, फटाफट से बताइएगा मुझे। आप सबसे छोटी सम संख्या बता दो, सबसे छोटी सम संख्या। 0 मैम 0। 0 बिल्कुल सही है। 0 जो है वो सबसे छोटी सम संख्या है, इवन नंबर है, क्योंकि 0 2 से भाग हो जाता है और ये सबसे छोटा है। ठीक है, सबसे छोटी विषम संख्या बता दो। 1। 2, किसी का 2 भी आया, 1 होगा। सबसे बड़ी विषम संख्या बता दो। इंफिनिटी। नहीं, इंफिनिटी कोई संख्या नहीं है। मैम 9। मैम 9। 9 मतलब ऐसे ऐसा नो बोल रहे हो या ऐसा नो बोल रहे हो? गिनती से अलग है। एक एक करके बोलो बच्चों। 37,999, देखो इतने सारे आंसर आ रहे हैं। सबसे बड़ी विषम संख्या, ठीक है, देखो जो सबसे पहला जो आंसर आया था ना इन्फिनिटी, वो करेक्ट था। मतलब करेक्ट नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा करेक्ट था। देखो जब कोई सबसे बड़ा, जैसे आपको पूछा सबसे बड़ी विषम संख्या, अब विषम संख्याएं तो कितनी सारी होंगी, है ना, वो तो जहां तक गिनती जाएगी वहां तक विषम संख्याएं आती ही जाएंगी। तो हम कहेंगे कि सबसे बड़ी विषम संख्या जो है वो परिभाषित ही नहीं है। परिभाषित नहीं का मतलब कि हमें पता ही नहीं कि कौन सी है, क्योंकि भाई नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि संख्याएं तो अनगिनत है। बेटा माइक ऑफ करो, किसी का माइक ऑन है, किसी का माइक ऑन है, ऑफ कर दीजिए। संख्याएं तो बहुत सारी हैं, अनगिनत है। अब उनमें से सबसे बड़ा कौन है वो हम नहीं बता सकते, क्योंकि वो परिभाषित ही नहीं है। ठीक है, हमने ये पहले भी पढ़ा था जब हमने प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्याएं पढ़ी थी। तो सबसे बड़ी संख्या को हम नहीं बता पाते हैं, क्योंकि वो संख्याएं परिभाषित ही नहीं होती है। सबसे बड़ा कोई है ही नहीं। आप कोई संख्या बोल के बताओ, जैसे कि आपने बताया 999, तो मैं बोलूंगी 999 से बड़ी सम संख्या तो 9,999 हो गई। आपने कहा 37, मैं बोलूंगी 37 से बड़ी तो 39 हो गई। तो ऐसे आप कोई भी संख्या मेरे पास ले आओ, अपने हिसाब से आपको लगेगा सबसे बड़ी है, पर मेरे पास उससे भी बड़ी एक संख्या होगी। तो ऐसा करते करते क्या हो रहा है, कोई बड़ी संख्या है ही नहीं, तो हम कहेंगे सबसे बड़ी संख्या परिभाषित नहीं होती। ठीक है, चलिए आगे बताइए। सबसे पहली 5 सम संख्याएं लिख के बताओ, या फिर बोल दो। मैम 0 2 मैम 0 2 4 024 0 2 4 6 8। ठीक है, और सबसे पहली 5 विषम संख्याएं। मैम 1 1 3 5 7 9 6 7 और 9। 6 नहीं, 5 7 9। ठीक है, अच्छा सबसे बड़ी विषम आ गया यहाँ पे, सबसे बड़ी सम आना चाहिए था। सबसे बड़ी सम संख्या बताओ। मैम करेक्ट है, तो सही, परिभाषित ही नहीं है भाई, बता ही नहीं सकते, क्योंकि कोई बड़ा है ही नहीं। जो हमारे नजर में बड़ा है उससे बड़ा तो और कोई बैठा होगा, जो उससे बड़ा है उससे बड़ा और कोई, मतलब बड़ा बड़ा आपको निकलता जाएगा, क्योंकि संख्याएं खत्म तो हो नहीं रही। तो हम कहेंगे कि ये भी परिभाषित ही नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं अभाज्य संख्याओं की, और फिर से वही चीज कहूंगी, अभाज्य और सम संख्या को कभी भी रिलेट नहीं करना है। ठीक है, कभी भी नहीं समझना है कि जो संख्याएं सम संख्याएं होती हैं वो अभाज्य भी होती हैं। ठीक है, ऐसा कभी मत सोचना। अब सीखते हैं अभाज्य को। अभाज्य संख्या सीखने से पहले इस अभाज्य शब्द का जो है वो मतलब समझ लेते हैं। मुझे बताओ ये जो अभाज्य है, ठीक है, बताओ क्या मतलब, मैं आपको बताऊंगी। अभाज्य, ठीक है, भाज्य शब्द का मतलब होता है जो संख्याएं भाग होती हैं या भाग हो जाती हैं। ठीक है, जो संख्याएं भाग हो जाती हैं आसानी से, उनको हम कहते हैं कि वो संख्याएं भाज्य हैं। तो अभाज्य क्या होगा? उल्टा करो, इसका विलोम करो। जो भाग ना हो। ठीक है, अच्छा एक शब्द मैं यहाँ पे और ऐड करती हूँ, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज रहोगे। भाज्य मतलब जो आसानी से भाग हो जाए। ठीक है, आसानी से। तो अगर अभाज्य का मतलब क्या हो जाएगा? जो आसानी से भाग नहीं हो सकती। ठीक है, उसका उल्टा हो जाएगा ना।
हाँ देखो संख्या वो तो बाकी बात है, वो तो परिभाषा हो गई ना, मैं तो आपको इसके शब्द का अर्थ समझा रही हूँ, ठीक है। भाज्य मतलब भाग होने वाली, अभाज्य मतलब जो भाग नहीं होती, ये इसलिए इनका नाम पड़ा है भाज्य और अभाज्य, ठीक है। अब इसी के नाम से हम क्या करेंगे, इसकी परिभाषा तक जाएंगे। तो अब अभाज्य संख्याओं को हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि आसानी से भाग नहीं हो रही, क्योंकि अभाज्य संख्याओं को भाग करने के लिए या प्राइम नंबर्स को भाग करने के लिए संख्याएं ही नहीं है, बहुत कम संख्याएं हैं जो इनको भाग करती है, बहुत कम, क्या सिर्फ 2 ही संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्याओं को भाग करती है। जैसे कि अगर मैं आपको पूछूं, मुझे बताओ 2 को कौन कौन सी संख्याएं भाग करेंगी, 2 के गुणनखंड, 2 के एक और दो। एक और 2, एक करेगा इसको भाग और एक 2 करेगा इसको भाग। क्या कोई और संख्या है बनी हुई जो 2 को भाग कर सके? मैम नहीं है। 3 को कौन कौन भाग करेगा? 3 और और 3। 1, ठीक है। 5 को कौन कौन भाग करेगा? 1 और 5 7 को कौन कौन भाग करेगा? 1 और 7 1 और 7, बिल्कुल सिंपल है। तो यहाँ पर हमने देखा कि अभाज्य संख्याओं को अभाज्य नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इनको हम आसानी से भाग नहीं कर सकते। क्यों आसानी से भाग नहीं कर पा रहे? क्योंकि संख्याएं ही नहीं है भाई, कहाँ से भाग करें? जब संख्या की कमी पड़ गई तो भाग कहाँ से करें, है ना। तो इसलिए हम कहते हैं इनको अभाज्य संख्याएं। अब इसकी जो असली परिभाषा, ये तो इसका अर्थ था, ये तो हमने बस इसका ऐसी अर्थ समझा। अब अगर हम बात करें इसकी परिभाषा की, तो इसकी परिभाषा भी देख लो कि इसको पहचानना कैसे होता है। तो ऐसी संख्याएं, ठीक है, जिनको हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं, आपने उनके गुणनखंड देखने हैं कि इसके गुणनखंड कितने निकल सकते हैं। तो जिन जिन संख्याओं के पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही गुणनखंड होंगे, उनको हम कहेंगे कि ये अभाज्य संख्याएं हैं। कितने गुणनखंड होते हैं? 2 गुणनखंड होते हैं, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम, बिल्कुल एग्जैक्ट 2 गुणनखंड, ओनली 2 फैक्टर्स, ठीक है। किसके पास? तो अभाज्य संख्याओं के पास। और ये जो 2 गुणनखंड है बच्चों, ये हमें पता है, हमें पता है कि ये 2 गुणनखंड कौन कौन से होंगे, ये भी हमें फिक्स है, ये भी पहले से फिक्स है। एक तो होगा 1, ठीक है, और दूसरा कौन होगा? तो वह संख्या खुद। इसको नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है कि अभाज्य संख्या के अगर गुणनखंड की बात की जाए तो क्या होता है, इसके 2 ही गुणनखंड होते हैं और वो 2 गुणनखंड भी बिल्कुल फिक्स है। पहला गुणनखंड तो 1 होगा और दूसरा गुणनखंड वो संख्या खुद होगी। उदाहरण यहां से देख लो, 2 हमारी संख्या थी, अभाज्य संख्या थी, इसके गुणनखंड 2 ही है, एक तो 1 है और एक ये खुद है। 3 के साथ भी ऐसा हुआ, एक 1 है और एक ये खुद है। 5 के साथ भी ऐसा हुआ, 1 है और ये खुद है। 7 के साथ भी ऐसा हुआ, 1 है और ये खुद है। अगली बताओ, 7 के बाद बताओ कौन होगी अगली अभाज्य संख्या? मैम 11। ठीक है, मैम 9। मैं इसी का 9 का ही वेट कर रही थी, मैंने कहा 9 क्यों नहीं बोला अभी तक किसी ने। ठीक है, 9 आ गया है, तो 9 के गुणनखंड करो। इसलिए मैंने कहा कि आपका जो सम विषम होता है और भाज्य भाज्य होता है, उनको अलग अलग रखो, एक जैसा मत रखो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। चलो बता दो, पर 9 के गुणनखंड बता दो, बहुत से बच्चों का डाउट होगा तो यहाँ क्लियर हो जाएगा। मैम 1, 3 और 9। 9 कितने गुणनखंड आ गए? 3। लेकिन अभाज्य संख्या ने कहा मेरे पास तो 2 ही गुणनखंड होने चाहिए, और कौन कौन से? एक तो 1 और एक वो संख्या खुद। 1 भी था, वो संख्या खुद भी थी, पर एक और संख्या बीच में आ गई, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो इसलिए 9 जो है वो अभाज्य संख्या की कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि इसके पास तो 3 गुणनखंड है भाई, 3 तो चाहिए ही नहीं, सिर्फ 2 गुणनखंड चाहिए, ठीक है। तो इसलिए 9 हमारी अभाज्य संख्या नहीं होगी। अभी क्लियर हुआ तो वाई टाइप करो, अभी भी डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, चलो, तो बिल्कुल सही आंसर आया था। 7 के बाद है 11। 11 के पास भी एक तो 1 है और एक 11 खुद है। 11 के बाद मैम 13। 13 के बाद 15 पक्का? मैम 17। 17। देखो 15, देखो थोड़ा सोच समझ चेक करके बोलो ना। 15 को भाग करने के लिए कौन कौन है? 1 है, और बताओ? 3 है, और बताओ? 5 है, और बताओ? 15 है। के पास तो 4 गुणनखंड है। अभाज्य संख्या बनना है तो कितने चाहिए? सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड चाहिए, तो इसलिए 15 भी नहीं होगा, ठीक है। 15 के बाद नहीं, 11 के बाद 13 है, 13 के बाद 17 है, 17 के बाद बताओ? 19 के बाद? 23।
21 नहीं होगा, 23 हो जाएगा, क्योंकि 21 को 7 और 3 भी काटते हैं। 23 के बाद मैम 29। और कुछ नहीं है क्या? 24, 25, 26, 27, हाँ बिल्कुल करेक्ट, 29। 29 के बाद मैम 31। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है ना। तो ये होती है हमारी अभाज्य संख्याएं जिनके जो गुणनखंड होते हैं वो 2 ही होते हैं। और कौन कौन से होंगे? एक तो वो 1 होगा और एक वो संख्या खुद होगी। तो किस किस को ये चीज क्लियर है वो वाई टाइप करेंगे, डाउट है तो पूछ लो। तो अभाज्य संख्याएं लिख लेते हैं एक बार। अभाज्य संख्याएं बिल्कुल शुरू से लिख लेते हैं। ये अभाज्य संख्याएं शुरू होती हैं 2 से। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 और आगे ऐसे ही बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लो। ये क्या है? ये हमारी अभाज्य संख्याएं हैं जिनके कितने गुणनखंड होते हैं? 2 ही गुणनखंड होते हैं। कौन कौन से? एक तो 1 होगा और एक वो संख्या अपने आप होगी। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अब भाज्य संख्याओं की। तो भाज्य संख्याएं, अब तो आपको पता लग गया होगा भाज्य संख्याएं कैसी संख्याएं होंगी? जिनके पास 2 से ज्यादा गुणनखंड होंगे, क्योंकि अगर 2 गुणनखंड है तब तो वो अभाज्य संख्या कहलाई जाएगी, है ना। तो इसका मतलब भाज्य संख्या के पास कितने गुणनखंड होने चाहिए? बताओ। 2 से ज्यादा। 2 से ज्यादा। 2 से कितने ज्यादा? ये भी बताओ। कितने 2 से कितने ज्यादा होने चाहिए? कहां तक हो सकते हैं? तो उसका पता लगाएंगे। 4 के गुणनखंड बताइए फटाफट से। एक तो 1 है, दूसरा मैम 2 तीसरा और 4। 4। 16 के बताओ। 2, एक नहीं होगा, हमेशा एक से शुरू करना है। 1, मैम 1 2 4 6 6 नहीं होगा। मैम 8 8 और 16। 16 25 के बताओ। 25 1 5 25। 60 के बताओ। 1 से चला जाएगा। अच्छा माइक ऑफ रखो, किसी का माइक ऑन है उससे बहुत आवाज आ रही है। 1 2 3 3 4 किसी का माइक अभी भी ऑन है बेटा? आप घर में कुछ बात कर रहे हो ना, वो क्लास में सुनाई दे रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। माइक ऑफ रखो। अभी ऑफ है। चलिए 60 के गुणनखंड हो जाएंगे। 1 60 कम 60 है ना, और 2 2 30 दूनी 60, 20 तिया 60, 4 से भी जाएगा ये, 5 से भी, 6 से भी, और उसके बाद 7 8 9 9 से पता नहीं 10 10 से भी जाएगा, 20 से भी, 30 से भी, 12 से, 15 से। तो इसके इतने सारे गुणनखंड हो गए। ठीक है, तो भाज्य संख्या कहती है कि मेरे जो गुणनखंड है वो 2 से ज्यादा होने चाहिए। कितने ज्यादा? तो जितने मर्जी ज्यादा। जितनी बड़ी संख्या उसके उतने ज्यादा गुणनखंड। जैसे कि देखो 60 बड़ी संख्या थी, 60 के कम से कम यहाँ पे 10 गुणनखंड हमें मिल गए, है ना। तो भाज्य संख्या कहती है कि 2 से कम नहीं चलेंगे, 2 से ज्यादा फिर चाहे आप अनगिनत लिख लो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर 2 गुणनखंड है तो अभाज्य संख्या की कैटेगरी में उसको जाना पड़ेगा। 2 से ज्यादा गुणनखंड है तभी वो भाज्य संख्या जो है वो कहलाई जाएगी। ठीक है, तो चलिए अभी लिख लेते हैं फटाफट से हम सारी की सारी भाज्य संख्याएं। सारी की सारी तो नहीं, पर हाँ जितनी भी हम लिख सकते हैं। भाज्य संख्याएं बताओ, भाज्य संख्या कहां से शुरू होगी? सबसे छोटी भाज्य संख्या बताओ जरा, सोचो और बताओ जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। 0 कहाँ बेटा? 0 के तो कोई गुणनखंड। 4, ध्यान से देखो, 4 से शुरू होगा। ठीक है, 4, उसके बाद मैम 16। नहीं, 4 के बाद देखो और भी तो, ये तो आपको ऐसे एग्जांपल दिए थे। हाँ 6, उसके बाद 8 उसके बाद 10, 9 9,
10, 10, 10, 12, 12, मैम 14, 14, 14, 15, 15 भी होगा, 16, 16 भी होगा, मैम 18, 18 भी होगा, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 22, 24, नहीं 23 नहीं होगा, 25, मैम 24, 24, 25, 26, 27, 28 तक, ठीक है। उसके बाद 29 जो है वो ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। हाँ बढ़ते रहेंगे, ऐसे फिर जो है वो हमारी भाज्य संख्या चलती रहेंगी। बस यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि भाज्य संख्या 4 से शुरू होती है और अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो 2 से शुरू होती है। ध्यान रख लो, अभाज्य संख्या 2 से शुरू होंगी और भाज्य संख्या 4 से शुरू होंगी। 2 और 3 भाज्य संख्या नहीं बन सकती क्योंकि 2 और 3 के पास सिर्फ 2 ही गुणनखंड है। 2 और 3 के पास सिर्फ 2 ही गुणनखंड है, तो अभाज्य संख्या में जाते हैं वो। 4 ही वो सबसे छोटी संख्या है जिसके पास 2 से ज्यादा गुणनखंड है। एक 1 है, एक 2 है और एक 4 है, तो 4 ही है वो सबसे छोटी संख्या जिसके पास 3 गुणनखंड है। और यहां से हमारी भाज्य संख्या जो है वो शुरू हो जाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अभी आगे। अब बात कर लेते हैं एक की। ये कह रहे हैं कि एक जो है बच्चों वो ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। क्यों क्यों ऐसा कह रहे होंगे? उत्तर इसका परिभाषा में ही छुपा है। परिभाषा में एक बार फिर से बता देती हूं। अगर हम बात करें अभाज्य संख्या के गुणनखंडों की, ठीक है, तो अभाज्य संख्या के गुणनखंड कहते हैं कि हमारे कैटेगरी में अगर आना है, मतलब हमारे ग्रुप में, कैटेगरी अगर हमारे ग्रुप में आना है तो तुम्हारे पास 2 ही गुणनखंड होने चाहिए। और भाज्य संख्या ने कहा कि अगर हमारे ग्रुप में आना है तो तुम्हारे पास 2 से ज्यादा गुणनखंड होने चाहिए। तो जो एक है उसको ना तो हम अभाज्य संख्या मानते हैं ना तो भाज्य संख्या मानते हैं। क्यों, क्या कारण होगा इसके पीछे? मैम क्योंकि ये किसी के भी भाड़े में नहीं आता। आता तो है, अपने भाड़े में तो आता है। क्योंकि ये गुणनखंड 2 नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ही परफेक्ट आंसर आपने दिया है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ तो बिल्कुल इन्होंने सही कहा, क्योंकि देखो आपने जब 2 के गुणनखंड लिखे थे ना, आपने लिखा था 2 का गुणनखंड है 1 और 2, है ना, तो इसके पास 2 गुणनखंड आ गए थे। अब मैं बोलूं 1 का गुणनखंड बताओ, 1 के गुणनखंड कौन कौन है बताओ? मैम सिर्फ एक ही है। सिर्फ एक है, सिर्फ एक है। कितने गुणनखंड हुए? 1 के तो 1 ही गुणनखंड है। तो अभाज्य ने कहा अगर मेरे ग्रुप में आना है तो भाई कहीं से 2 गुणनखंड लेके आओ। भाज्य संख्या ने कहा मेरे ग्रुप में आना है तो 2 से ज्यादा गुणनखंड लेके आओ। एक ने कहा अरे मेरे पास तो 1 ही गुणनखंड है। तो इसलिए हमने कहा कि आप ना तो भाज्य संख्या बन सकते हो ना तो अभाज्य संख्या बन सकते हो। तभी तो देखो कोई भी चीज 1 से शुरू नहीं हुई। अब भाज्य संख्या 4 से शुरू हुई, ठीक है, और अभाज्य संख्या 2 से शुरू हुई। 1 हमने कहीं पे भी नहीं लिखा क्योंकि 1 ना तो भाज्य होता है ना तो अभाज्य होता है। इसलिए सम विषम भाज्य अभाज्य में कभी भी उनको एक जैसे मत समझना, बहुत अंतर होता है। जो आपका सम और विषम होता है बच्चों वो हमेशा डिपेंड करता है 2 पर। 2 से भाग हुआ तो सम संख्या, 2 से भाग नहीं हुआ तो विषम संख्या। लेकिन भाज्य अभाज्य जो है वो डिपेंड करता है गुणनखंडों पर, कि अगर 2 गुणनखंड हुए गिन के तो वो अभाज्य संख्या बन जाएगी और अगर 2 से ज्यादा गुणनखंड हुए तो वो भाज्य संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो ये था थोड़ा भाज्य अभाज्य संख्याओं के बारे में। और एक की बात करें तो एक ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है, लेकिन एक जो है वो विषम संख्या की कैटेगरी में जाता है। ठीक है, ऐसा मत करना कि एक को विषम भी नहीं रखा, विषम तो ये होगा लेकिन भाज्य अभाज्य कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब मुझे बताओ सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी भी हो और भाज्य हो। मैम 4। 4, बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट। सबसे छोटी अभाज्य संख्या? मैम 2। 2, और एक ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है। चलो अब आप मुझे बताएंगे पहली 4 अभाज्य संख्याएं, पहली 4 अभाज्य संख्याएं बताइए। मैम 2,
2 3 3 5 5 7 7 हो गई, 4 हो गई, तो बस ये हमारा आंसर आ गया। देखो ये लिखना सीखो। क्यों? क्योंकि पोल में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। पोल में क्या, आपको जो आपके एमसीक्यूज है 10th क्लास में, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। पहली 4 अभाज्य संख्या बताओ, पहली 5 अभाज्य संख्या बताओ, पहली 4 भाज्य संख्याएं बताओ, है ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए इनको लिखना सीखे। ठीक है, तो चलिए अभी क्वेश्चन करेंगे पोल में। सभी तैयार है पोल के क्वेश्चन के लिए? तो वाई टाइप कर दो। यस मैम। ठीक है, ठीक है, चलो तो अभी के लिए चैट ऑफ ही होने वाली है, ऑफ होने वाली है, तो अभी चैट ऑफ हो चुकी है और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आप सभी के सामने बच्चों बिल्कुल सिंपल है। आपको यहाँ पे कहा गया है पहली 6 अभाज्य संख्याएं लिखिए। एक तो वो पहली होनी चाहिए, मतलब कि शुरू से शुरू होनी चाहिए, और कितनी होनी चाहिए? 6 होनी चाहिए। और कैसी होनी चाहिए? तो अभाज्य होनी चाहिए। ध्यान से देखिएगा, ऐसा मत करना कि शुरू शुरू की 2-3 देख ली और अपना आंसर बता दिया। देखो 6 बोला है तो 6 के 6 देखना कि आगे जाके कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। अगर आपने 6 के 6 देखी, आपको लगा कि हाँ बिल्कुल करेक्ट है, तभी उस आंसर को टिक करना है। तो इसके लिए मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ। पहले तो ऑप्शन देखो ही मत, अपने आप 6 संख्याएं लिख लो कॉपी पर, फिर ऑप्शन में मैच करो। ठीक है, अभाज्य संख्याओं की यहाँ पे ये बात कर रहे हैं, तो ध्यान से अपना आंसर दीजिएगा बच्चों। पोल अभी आपके लिए ओपन होने वाला है। अगर आपको अपना आंसर मिल चुका है तो आप अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे सकते हो। चलो, पहली 6 अभाज्य संख्याएं। वेरी गुड, वेरी गुड, बच्चों ने आंसर देना शुरू कर दिया। देखो जल्दबाजी में नहीं करना है, जल्दबाजी में गलत मत करना। ध्यान से देख लो कि अभाज्य संख्याएं शुरू कहां से होती है। पहले तो सबसे बड़ा यही टास्क है कि अभाज्य संख्याएं जो है वो शुरू कहां से होंगी। ठीक है, शुरू हो गई, फिर आगे बढ़ते बढ़ते उनको लिखते जाओ कि 6 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी, और अपना आंसर फिर पोल में दो। उससे पहले मत देना, जल्दबाजी में गलत मत करना। वेरी गुड, 30 बच्चे क्लास में हैं और 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। बाकी बच्चों के भी आंसर्स धीरे धीरे आ रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। सभी टाइम लेके, मतलब सोच समझ के आंसर दे रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि जो तुक्का मारते हैं ना, वो मतलब बिल्कुल एकदम से तुक्का मार के चले जाते हैं, लेकिन जो सोच समझ के करता है उसको आंसर देने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। तो इसलिए अच्छे से अपना आंसर दीजिए। वेरी गुड, 15 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। शाबाश बच्चों, शाबाश, बहुत अच्छा आप सभी कर रहे हो। 17 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, लेकिन अभी हो रही है थोड़ी थोड़ी सी गड़बड़, पर कोई बात नहीं, अच्छे से देखो, सोच समझ के करो। पहले खुद से लिख लो, पहले खुद से 6 अभाज्य संख्याएं कॉपी पे लिख लो, फिर ऑप्शन से मैच कर लो कि किस ऑप्शन की संख्याएं और मेरी कॉपी पे लिखी गई संख्याएं सेम सेम आ रही हैं। उस ऑप्शन को चुनना है आपने पोल सेक्शन में। ठीक है, चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड। 21 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं और हमारे पास क्लास में 30 बच्चे हैं, मतलब 9 बच्चों ने अभी भी पोल में आंसर नहीं दिया है, जिसमें से एक स्टूडेंट के पास पोल का ऑप्शन नहीं आता, तो इसका मतलब है 8 बच्चों ने। 23 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं। वेरी गुड, बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। 24 बच्चों ने आंसर दे दिया है, 25 बच्चों ने आंसर दे दिया है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ठीक है, तो अभी हम करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट, क्योंकि उतना लंबा सवाल ये है नहीं। तो जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया वो अपना आंसर देने की पूरी कोशिश करना। ठीक है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अभी के लिए बच्चों पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट जा करके देखो। 25 बच्चों ने आंसर दिया, 16 बच्चों ने कहा ऑप्शन नंबर डी, और 6-7 बच्चों ने कहा बाकी ऑप्शंस। सबसे पहली चीज तो हम यहाँ पे देखेंगे, चलो पहले तो आप अपना आंसर बता दो। चैट बॉक्स ओपन है, वहां पे अपना आंसर आप बता सकते हो, कौन सा आंसर है आपका सही। डी बताओ, सबसे पहले तो हम खुद ही देख लेते हैं। सबसे पहली 6 अभाज्य संख्याएं जो है, सबसे पहले बताओ अभाज्य संख्या शुरू कहां से होती है? 2 से। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए तो पहले ही गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे तो उन्होंने इसको 1 से शुरू कर दिया। अरे एक तो ना भाज्य है ना अभाज्य है, तो ऑप्शन नंबर ए पहले ही गलत।
2 से शुरू हुई मतलब कि बी, सी और डी में से कोई एक हमारा आंसर होना था। 2 के बाद आता है 3, 3 के बाद आता है 5, लेकिन मैंने देखा कि ऑप्शन नंबर सी में तो 2 के बाद 3 तक ठीक था, पर 3 के बाद तो 4 लिख दिया, और 4 तो भाज्य संख्या है ना कि अभाज्य। ठीक है, तो 5 हमने लिख दिया, मतलब 5 यहाँ नहीं था पर, तो इसका ऑप्शन नंबर सी गलत। इसका मतलब अब ऑप्शन नंबर बी और डी में से ही कोई एक आंसर सही होगा। 5 के बाद आता है 7, 7 के बाद आता है 11, 11 के बाद आता है 13, लेकिन यहाँ पे जब मैंने नजर दौड़ाई तो 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 तक तो सब सही था, पर 7 के बाद इन्होंने 9 लिख दिया, पर 9 तो भाज्य संख्या है, क्योंकि 9 के तो 3 गुणनखंड होते हैं, अभाज्य संख्या में तो 2 ही गुणनखंड चाहिए होते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी गलत। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर। ठीक है, अभी बताओ, अभी जिन बच्चों का गलत हो गया था, कोई बात नहीं, सही गलत तो चलता रहता है, लेकिन अभी भी डाउट है तो पूछ लो। किसी को डाउट है? नो मैम। चलो तो आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अभी आपके सामने आने वाला है एक और क्वेश्चन। ठीक है, वो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, पहले तो उस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, सुनने के बाद ध्यान से समझना, फिर आंसर देना। एक मिनट, अभी आपको स्क्रीन नजर नहीं आएगी। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। हाँ बेटा, बस 1 मिनट। अच्छा, यहाँ पर ना उस क्वेश्चन की स्लाइड ही नहीं है, आंसर की ही स्लाइड आ गई है, तो आपको आंसर ही दिख जाएगा। रुको 1 मिनट, मुझे चेक करने दो। मैम स्क्रीन ही नहीं दिख रही। ठीक है बेटा, 1 मिनट। ओके मैम। अच्छा, अभी इसमें जो है वो उसका क्वेश्चन नहीं है, तो 1 मिनट में क्वेश्चन को लाने की कोशिश करती हूँ। थोड़ा सा वेट इसके लिए हमें करना पड़ेगा। मैम स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन तो अभी आनी चाहिए, स्क्रीन बाकी बच्चों को आ रही है। नो मैम। यस मैम। ठीक है, बस 1 मिनट का समय मुझे दीजिए। मैम स्क्रीन दिखाई दे रही है। ठीक है, ठीक है, अभी आपको स्क्रीन नजर नहीं आएगी, अभी नजर आ जाएगी। अभी देखो, अभी स्क्रीन आपको नजर आ रही है बच्चों? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अरे पर क्वेश्चन को फिर से, क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है कि निम्न में से कौन एक विषम अभाज्य संख्या है। ठीक है, इसको आपने बताना है कौन है जो विषम अभाज्य संख्या है। तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, पहले तो देखो विषम अभाज्य संख्या होता क्या है। विषम का मतलब है एक तो ये ऑड होनी चाहिए, और अभाज्य का मतलब है कि ये कैसी होनी चाहिए, जो जिसके पास सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं। ठीक है, ऐसी संख्या आपने ढूंढनी है, और इसको आंसर आपने देना है पोल में। तो अभी के लिए पहले तो चैट ऑफ करते हैं, अभी आपको स्क्रीन नजर नहीं आएगी क्योंकि थोड़ा सा भी शो चैट ऑफ ही है। ठीक है, तो अभी आप इसको अच्छे से देख लीजिए और अपना आंसर मुझे बताओ, आंसर डिसाइड कर लो। चलो, अभी पोल नजर नहीं आएगा।
हाँ पोल में बताना है या माइक में? नहीं, पोल में। पर अभी देखो, अभी पोल नजर नहीं आएगा। पहले सभी बच्चे बताओ कि आपने अपना ऑप्शन नंबर डिसाइड कर लिया। ऐसी संख्या जो Yes, विषम ma'am. भी हो, सुनो पहले, विषम भी हो और अभाज्य भी हो, दोनों दोनों खूबियां उसमें होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आपने अपना आंसर डिसाइड कर लिया है तो अभी मैं पोल ओपन करती हूँ। यस मैम। चलिए, पोल अभी ओपन हो चुका है और वहां पे अपना आंसर दे दो। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे ही दिखेगा, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे ही दिखेगा। आप पोल में आंसर दे दो। ऐसी कौन सी संख्या है जो विषम संख्या की कैटेगरी में भी जाएगा और अभाज्य संख्या की कैटेगरी में भी जाएगा, जिसमें दोनों खूबियां होंगी, उसको आपने ढूंढ के बताना है, ठीक है। चलिए, सभी कोशिश करेंगे, सभी कोशिश करेंगे। जिसमें दोनों खूबियां होंगी, जो एक विषम संख्या की कैटेगरी में भी जाता है और एक अभाज्य संख्या की कैटेगरी में भी जाता है, उसको आपने बताना है। देखो, अभी टाइम वैसे हो चुका है क्लास का, लेकिन 9:33 तक हम क्लास को रखेंगे, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा अभी आपको पता है, थोड़ा सा यहाँ पे डिले हो गया था किसी कारण की वजह से। तो अभी अपना आंसर दे दो सभी बच्चे, और जिन बच्चों ने आंसर दे दिया है वो हैंड रेज करेंगे, ठीक है, ठीक है। जिन बच्चों ने आंसर दे दिया है वो हैंड रेज करेंगे। फिर से क्वेश्चन रिपीट करती हूं, कौन सी संख्या ऐसी है जो विषम भी है और अभाज्य भी है। अभी भी बहुत से बच्चों ने आंसर नहीं दिया है, 14 ही बच्चों के आंसर आए हैं। सभी देखो, सभी बच्चे अपना हैंड रेज करेंगे। जो जो आंसर दे रहे हैं हैंड रेज करते जाएं। अंशु, अनन्या, चंद्रप्रभा, हर्ष जी के नाम से जो है, हिमांशी, हिमानी, जितेंद्र जी के नाम से जो है, काजल जी के नाम से जो है, बच्चों आंसर दे दो। आंसर दे दिया है तो हैंड रेज कर लो, ठीक है, ठीक है। मानसी, सुहानी, मिस्टर कपूर जी के नाम से जो है, नीलम जी के नाम से जो है, सुधा, सुभाष जी के नाम से जो है, सुनील कुमार जी के नाम से जो है, मीनाक्षी, आंसर दे दो बच्चों। ठीक है, तो चलिए अभी हम करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अभी क्वेश्चन नहीं दिखेगा, क्योंकि मैंने कहा था कि अभी आपको क्वेश्चन नहीं दिखेगा, अपने जितने बच्चों ने आंसर दे दिया वो दे दिया है, ठीक है। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और बढ़ते हैं आगे। तो 23 बच्चों ने आंसर दे दिया था, जो कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत से बच्चों ने आंसर दे दिया था इतना सब होने के बाद भी, ठीक है। तो देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी जितने बच्चों ने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्योंकि अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर ए गलत क्यों हुआ, बताओ, ये भी तो विषम संख्या है। मैम इसका सी है। हाँ, ए गलत क्यों हुआ, ये अभाज्य में नहीं था, क्योंकि क्योंकि ये, इसके 3 हाँ, क्योंकि देखो, इसके गुणनखंड की बात करें बेटा, अभी मेरी तरफ से गुड नाइट नहीं, अभी इस क्वेश्चन को सीखेंगे तभी गुड नाइट होगा, क्योंकि थोड़ा सा टाइम उसमें वेस्ट हो गया था, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। ये विषम तो था लेकिन अभाज्य नहीं था, ठीक है। और अगर हम बात करें 15 की, तो 15 भी विषम तो है पर अभाज्य नहीं है, तो इसलिए देखो ये भी भाज्य संख्या की कैटेगरी में जा रहा है। 3 ही ऐसा नंबर था जो विषम होने के साथ साथ अभाज्य भी था, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी भी गलत, क्योंकि 25 भी विषम संख्या तो है, लेकिन बात करें इसके गुणनखंडों की तो इसके पास भी 3 गुणनखंड है, इसीलिए बाकी सब ऑप्शन गलत, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर, ठीक है। क्योंकि देखो, विषम संख्याएं तो ये चारों की चारों थी, लेकिन विषम होने के साथ साथ अभाज्य की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ यही था हमारा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि 3, ठीक है। तो अभी हम आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के किसी को कोई डाउट है तो बच्चों आप क्लास में बने रहे, मुझसे पूछिए, लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली Thank you, क्लास में।